हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो अभी आपने सुन लिया होगा, मैंने कहा था आपसे डेली आपके सामने कुछ ना कुछ आने वाला है जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा, आप खुद को और अच्छा महसूस करने वाले हो। ठीक है, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाए आपको तिरंगा बैच के अंदर वो आपको रिवाइज कराऊंगा ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के अंदर, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ी सहायता मिलने वाली है। आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, मैं ही आपको याद करवाने वाला हूं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल, अब आपकी क्लास घर से ही होने वाली है। अब मैं घर पे आ चुका हूँ, यहीं से सारी क्लास आपकी चलने वाली है, डेली क्लास आपकी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कल हम लोग जो है वो कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका में मैंने आपको कोशिका क्या होती है, उसके अध्ययन में क्या बोलते हैं, कोशिका जो है उसका जो इतिहास है भाई, खोज किसने करी, आपके डेड सेल की खोज किसने की, आपके लिविंग सेल की खोज किसने की है, वो सारी बातें हमने कल करी। कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन था, वो बात भी हमने कल कर ली। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है, उस पर हमने बात की। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आगे कहाँ पर, उसके बाद जो हम लोग जो है, मैंने कहा आपसे कि जो इसके बाद में कि भाई जो हमारा जो कोशिका है उसके अंदर जंतु कोशिका है, उसमें पहले सेल वॉल क्या है वो पढ़ लिया हमने। उसका जंतु कोशिका जो है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा था आपसे कि जो केंद्रक का जो द्रव्य होता है वो प्लस आपके जो साइटोप्लाज्म होता है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद में आपके जीव द्रव्य बनने वाला है। वो बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, ये कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मान लो बच्चों, मान लो ये क्या है, मान लीजिए ये क्या हमारा, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका आपके सामने, ये जंतु कोशिका आपके सामने दिखाई दे रही है, ये कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर जो है सबसे बाहरी जो भाग कौन सा है, यह है कोशिका झिल्ली। कौन सी है, ये कोशिका झिल्ली है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली होती है बाहर आपके, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, कोशिका झिल्ली सभी में उपस्थित होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद उसमें यहां पर क्या आपके ये जो मध्य में क्या है, ये केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक को। ठीक है, जो आपके बीचों बीच में होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है जिसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। एक केंद्रक आपके सामने यहां पर हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे, यहां बच्चों कौन होता है, एक कुछ दोस्तों इस प्रकार आपकी संरचना होती है, और संरचना जो ये होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये हमारा आपके ये होती है क्या, ये होती है हमारी अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या होती है, ये अंतः प्रद्रव्य, अंतः प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं इसको। इसी को हम लिखूंगा आगे, इसी को हम लोग ईआर कहते हैं। ठीक है, ईआर क्या होता है बात करेंगे इसके ऊपर ना। तो ये अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, इसी को हम लोग ईआर बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चा ना, एक पार्ट वो जिसके ऊपर जो है, जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। ठीक है, एक पार्ट वो जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम के कण कण होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम जो है वो बोलते हैं खुरदरी ईआर। क्या बोलते हैं, खुरदरी ईआर बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है रफ ईआर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रफ ईआर कहते हैं, क्योंकि इसकी बाउंड्री पर क्या है, इसकी सरफेस जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, जो राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं, इसलिए खुरदरी होगी होती है। और इसके ऊपर, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है उसे हम लोग चिकनी ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग चिकनी ईआर कहते हैं, स्मूथ ईआर कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। अभी इसका काम क्या होगा वो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। ठीक है, केवल मैं ऑर्गन्स कौन कौन से इसके अंदर है वो आपसे बातचीत करने वाला हूं, यहाँ पर पहले वो देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों पूछूं आपसे, इसके बाद जो है आपके यहाँ उसका यहाँ आपके लिखना, यहाँ जो है आपके कुछ इस प्रकार क्या होता है, ये तारक काय होता है, सेंट्रोसोम होता है, बेलन के आकार का होता है ना, तारक काय होता है, सेंट्रोसोम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश सबकी लिखाऊंगा, चिंता ना करें, यहाँ लिख लीजिए लिखना चाहो तो। ये सेंट्रोसोम है, क्या है, ये सेंट्रोसोम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं आपसे,
इसके बाद बच्चों आपके कुछ इस प्रकार संरचना होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गोल्जी कॉय। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जो है वो गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी कॉय कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होती है आपके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग लिखना गोल्जी कॉय बोलते हैं, हिंदी के अंदर गोल्जी कॉय कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी को और गोल्जी बॉडी जो है यहाँ पर होती है। और बच्चों पूछूं आपसे, देखो तारक काय हो गया, इसके अलावा एक संरचना और होती है बच्चों आपकी, वो कौन सी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग माइट्रोकोन्ड्रिया। इसमें दो सरफेस इस प्रकार होते हैं आपके, ये कुछ ऐसे होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है यहाँ पर, और फिर अंदर लिक्विड भरा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग माइट्रोकोन्ड्रिया कहते हैं। क्या होते हैं, माइट्रोकोन्ड्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम माइट्रोकोन्ड्रिया होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको सूत्रकणिका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सूत्रकणिका बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश में माइट्रोकोन्ड्रिया बोलते हैं, हिंदी में इसको सूत्रकणिका बोलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक आकृति गोलाकार और होती है, एक गोलाकार आकृति और होती है जो कि यहाँ पर होती है छापना, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे सेल ऑर्गन जो है पढ़ने हमें, देखो पहला कौन सा आपके, हमें कितने पढ़ने, एक तो ये पढ़ना है हमें फर्स्ट नंबर, एक ईआर हमें पढ़ना है थर्ड सेकंड नंबर, केंद्रक पढ़ना है थर्ड, फोर्थ तारक काय पढ़ना है, हमें माइट्रोकोन्ड्रिया पढ़ना है पांचवा, लाइसोसोम पढ़ना है छठा, गोल्जी कॉय पढ़ना सातवां। तो ये 7 ऑर्गन्स जो हैं, सेल ऑर्गन्स जो हैं, वो हमारे लिए काम के हैं, ठीक है। एक बार फटाक से मैप बना लीजिए, फोटो बना लीजिए। देखो फोटो बनाओगे तो आपको याद होंगे कि भाई जो हमारा प्लांट है उसमें कौन कौन से होते हैं, जो हमारा एनिमल है उसमें कौन कौन से होते हैं ना। एक बार फटाक से फोटो बना लीजिए, कौन कौन से सेल ऑर्गन्स पढ़ने हमें ना, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बनाइए फटाक से, जल्दी से बना लीजिए, एक बार बनाइए फटाक से। फैन चला दो, कमेंट नहीं चल रहे। चलिए हाँ बात करेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। चलो आगे, ये बना लिया आपने। चलो पहला पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, लिखिए फर्स्ट, लिखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। मैंने कहा आपसे इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको ना। अब देखिएगा, पूछूं आपसे कोशिका झिल्ली जो है छापना, देखो पहली बात तो यह है पादप और जंतु दोनों में होती है ना, पादप और जंतु कोशिका दोनों में होती है, ठीक है। पहली बात तो दोनों में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों यह है अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना, यह अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली है ना। यह अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। मतलब कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिव परत होती है, ठीक है। आप तो ऐसा मान लीजिए यह जो ऊपरी जो परत होती है ना, सेलेक्टिव होती है, मतलब कौन सी चीज अंदर जाएगी कोशिका में वह यह तय करता है। जो जरूरी होती है हमारे लिए उसे इसको अंदर भेजता है, बाकी जो जरूरी नहीं होता है उसको अंदर नहीं भेजता है। इसलिए मैंने कहा आपसे अर्ध पारगम्य होती है, जो जरूरी है उसको अंदर भेजेगा। अर्ध पारगम्य, पारगम्य मतलब के पारगम्य, जैसे आपके मान लीजिए गिलास, गिलास होता है आपके, वो पारगम्य है ना, आर पार दिख रहा है, ठीक है, पारगम्य ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अर्ध पारगम्य पूछूं आपसे सेमी प्रेम्बल होता है, सेमी प्रेम्बल पूछा है मतलब कि जो कि
सेमी प्रेमल होता है। ये कहने वाली बात बच्चों ये होती है आपके इसके अंदर जो है कि यह जो है आपके इसमें यह सेमी प्रेमल होता है, मतलब कि इसमें जो चीज जरूरी होती है वही अंदर जाएगी। ठीक है, देखिए आपके लिखना चयनित पदार्थ को ही कोशिका के अंदर कोशिका में प्रवेश करने देता है। ठीक है, चयनित पदार्थ को कोशिका में प्रवेश करने देता है। ठीक है, अर्ध का पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको ना। इसका निर्माण प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड से होता है। तो प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड छापना, इससे निर्माण इसका होता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड जो है इससे निर्माण इसका होता है। ठीक है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु कोशिका में होती है कोशिका झिल्ली, पहला पॉइंट। तो सेलेक्टिव प्रियम्बल या फिर अर्ध पारगम्य होती है, सेकंड पॉइंट। चयनित पदार्थ को ही कोशिका में अंदर प्रवेश देती है, फोर्थ पॉइंट। इसका निर्माण प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोशिका झिल्ली होती है ना। देखिए सेकंड नंबर लिखिए, ये हमारी कोशिका झिल्ली हो गई बच्चा ना। ये क्या हमारी कोशिका झिल्ली, पहला पोर्शन आपके सामने जो है, पहला पोर्शन आपके सामने यह कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं ना। सेकंड लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया ना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम के हिसाब से वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में एग्जाम के हिसाब से सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं इसको ना, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब कि यहां पर जो कोशिका जो है उसको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इस बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, श्वास लेने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो सारी एनर्जी हमारी यहाँ पर बनती है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये आप जानते हैं, आपने खूब पढ़ा भी है। क्यों कहते हैं, एनर्जी कैसे बनती है, वो बात अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं आपसे ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, लेवल का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो सवाल यहां से पूछेगा। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। इसके ऊपर अगर आपने गौर किया हो, मैंने अभी बनाया था फोटो यहाँ पर, इसके ऊपर दो झिल्लियां होती है बच्चों। देखो यहाँ पर, देखो इसके ऊपर एक झिल्ली तो ऊपर वाली हो गई, जो लेयर है इसकी, एक तो ऊपर वाली लेयर हो गई, एक अंदर वाली लेयर और होती है, अंगुली नुमा लेयर जो है अंदर भी होती है ना। दोहरी झिल्ली वाला होता है कौन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैंने कहा आपसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा होता है, ये दोहरी झिल्ली होती है इसकी, ये दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर होता है ना, इसके ऊपर डबल लेयर होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी सवाल पूछ लूं आपसे कि भाई दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, देखो सवाल पूछ सकता है कि भाई जो कोशिका है, चाहे पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, इसमें कौन सी कोशिका ऐसी है जो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ऐसी तीन कोशिकांग है बच्चा ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है और केंद्रक है। ठीक है, लिखिएगा मेरे साथ में, यहां नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। पूछूं आपसे दोहरी झिल्ली लिखना, दोहरी झिल्ली युक्त जो है, दोहरी झिल्ली युक्त पूछूं आपसे कोशिकांग कौन से हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, तो इसमें तीन कोशिकांग हैं। कौन कौन से लिखना,
वो है महक। कौन है? महक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है, महक, ठीक है। तो M4 माइट्रोकॉन्ड्रिया, M4 क्या होता है? M4 माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। M4 माइट्रोकॉन्ड्रिया है फॉर हरित लवक, है फॉर हरित लवक, ठीक है। और K4 क्या होता है? K4 केंद्रक, है ना, K4 केंद्रक, ठीक है। M4 माइट्रोकॉन्ड्रिया है फॉर हरित लवक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसको। और इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये तीन आपके सामने, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, तीन पॉइंट होते हैं। ये तीन हमारे दोहरी झिल्ली युक्त क्या हैं? कोशिकांग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना, मतलब इनकी जो झिल्ली होती है, डबल लेयर वाली झिल्ली होती है इनकी। माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका न्यूक्लियस, ये तीन हमारे कोशिकांग ऐसे हैं। कभी सवाल पूछ लूँ आपसे कि जंतु कोशिका में कितने कोशिकांग जो हैं, सुनना, जंतु कोशिका में कितने कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त वाले होते हैं? दो ही होते हैं बच्चा, ना। देखो ये वाला जो है वो किसमें? केवल पादप कोशिका। मेरी बात सुनना, सवाल पूछे पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होता है? वो केवल एक ही है, हरित लवक। सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ना। एग्जाम अगर अच्छे लेवल का होगा, सवाल वो आपसे ये पूछता है। आजकल ये नहीं पूछता पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, ना, बंद कर दिया उसने पूछना। हर कोई जानता है पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। सवाल आपसे यहाँ पूछता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक की बात करता है आपसे। ये तीनों दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, डबल लेयर इनकी होती है। और मैंने कहा आपसे इसमें से एक जो है केवल पादप कोशिका में हरित लवक होता है। बाकी दोस्तों दोनों कहाँ पर होते हैं? ये दोनों जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? दोनों जो है हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो चाहे केंद्रक हो, दोनों की दोनों छापना ये जंतु कोशिका में मिलते हैं, पादप में तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपके सामने दोहरी झिल्ली युक्त है, नोट करना इस पॉइंट को। तीन है, महक बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, तीन आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भाई जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसमें जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी जो है वो वहां पर किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित, किस एटीपी जो है इसके रूप में संचित होती है, ठीक है। लिखिएगा, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का संचय जो है वो किस फॉर्मेट में होता है ना? वो एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में? एटीपी जो है इस रूप में होता है, ठीक है। एटीपी पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, जो उसमें एनर्जी जो है उसका जो स्टोर होता है किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। इसलिए इसको ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसलिए इसको हम जो है ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एटीपी की बात करूं मैं आपसे, जो एनर्जी जो है उसका जो स्टोरेशन होता है किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। ये आपको छापना है। और एटीपी की फुल फॉर्म खूब पूछता आपसे, क्या फुल फॉर्म होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर जो एनर्जी जो बनती है वो किस फॉर्मेट में बनती है? आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, ठीक है। पहली बात तो पूछूं आपसे, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसमें जो लिक्विड भरा होता है, देखो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है बच्चा आपके, वो कुछ ऐसे होता है ना। ये पहली परत उसकी बाहर वाली, ठीक है, ये बाहर वाली परत उसकी पहली वाली। फिर दोस्तों उंगली नुमा जो है आपके संरचना ऐसे होती है, यह उंगली नुमा संरचना ऐसे बनी होती है इसके अंदर, ये इसकी सेकंड लेयर होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो लिक्विड भरा होता है ना, इसके अंदर जो है वो लिक्विड भरा होता है। कभी सवाल पूछ ले आपसे, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जो है मैट्रिक्स कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको छापना है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, जो उसमें लिक्विड होता है,
जो द्रव पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो द्रव पदार्थ उसमें होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। कभी सवाल पूछो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी खोज करने वाला कौन था, अल्टमान था। और इस नाम को देने वाला कौन था, आपके नाम को देने वाला आपके बेंडा था ना। लिखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज करने वाला कौन था, लिखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है लिखना, इसकी खोज करने वाला कौन था, इसकी खोज करने वाला था आपके अल्टमान। कौन था, अल्टमान था। और इसको नाम देने वाला कौन था, इसको नाम देने वाला कौन था, बेंडा। कौन था, बेंडा जो है ये इसको नाम देने वाला, ठीक है। तो खोज करने वाला अल्टमान था, नाम देने वाला बेंडा ना। तो खोज करने वाला अल्टमान था और नाम देने वाला बेंडा था ना। तो बेंडा ने नाम दिया इसका और खोज करने वाला अल्टमान था, ठीक है। नाम देने वाला बेंडा हो गया, खोज करने वाला अल्टमान हो गया। अब आपसे पूछूं भाई, जो हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है वो कहाँ से आती है बच्चा ना, वो कैसे बनती है, उसकी रिएक्शन क्या है, उसके बारे में बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, जब सवाल अच्छा लेवल का होगा तो यहाँ जो अगला स्टेप है सवाल वहां से एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये लिख लिया आपने, मैट्रिक्स लिक्विड पदार्थ होता है, इसके अंदर जो आपके ये उंगली संरचना इसमें होती है, दोहरी परत इसमें होती है। मैट्रिक्स कहाँ पर होता है पूछ सकता है, मैट्रिक्स कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी खोज करने वाला अल्टमान था, नाम देने वाला बेंडा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा बच्चों आपसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसान है, ठीक है। ये हमारा रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये रसगुल्ला हो गया। मैंने कहा इसने खाई रोटी के, अरे भाई क्या ये तो ये क्या कर रहा है आपके, इसने इसको खानी रोटी, ठीक है। इसने भाई साहब, इसने मान लो इसने खाई रोटी, ठीक है। इसने रोटी खाई है ना, इसने खाई रोटी, रोटी खाई, रोटी पेट में गई रसगुल्ला। उसके बाद स्टार्ट हुआ आपके पाचन, स्टार्ट हुआ ना, पाचन उससे स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहुंच चुका है, अब उसका टूटना स्टार्ट होने वाला है। जैसे हम श्वास लेंगे तो श्वास लेने पर क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट गया है अंदर, जो रोटी गई है हमारी, जो ग्लूकोज गया है हमारे अंदर, वो टूटना स्टार्ट होने वाला है। और वो जो क्रिया जो होने वाली है आपके टूटने वाली, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली, ठीक है। मैंने कहा इसमें जो है वो जो ग्लूकोज पहुंच गया है, जो ग्लूकोज पहुंच गया है, इसका अब टूटना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका अब जो है टूटना स्टार्ट होने वाला है। और यह काम कहाँ पर होगा, यह काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला है, ठीक है। जो हमारी कोशिका है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये कार्य होने वाला है। जो ग्लूकोज है वो टूटने वाला है उसमें आपके, और यह जो रिएक्शन होती है क्या बोलते हैं, यह कार्य कहाँ पर होता है, जब हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तब ये काम होता है, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब ये काम होता है। क्योंकि बच्चों इस दौरान जो है हमारे अंदर O2 जाती है, हमारे अंदर क्या था, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम जो है O2 को, जो ऑक्सीजन होती है उसे हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखो ग्लूकोज पहले पहुंच चुका है, O2 हम लोग ले रहे हैं। जो ग्लूकोज है और जो O2 है वो दोनों आपस में मिलती हैं और ग्लूकोज टूट जाता है, किसके अंदर, CO2 में टूट जाता है और जल में टूटता है, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। साथ में जो एनर्जी बनती है वो भी बाहर आती है, ठीक है। मैंने कहा बच्चों आपसे, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने कहा आपसे इधर से जो है हमने कहाँ पर, इधर से हमने इसमें ग्लूकोज दे दिया है और हमने साथ में क्या कर दिया, साथ में हमने जो है O2 दे दिया है ना। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपके CO2 गैस बाहर निकलने वाली है और यहाँ से जो H2O जल जो है बाहर निकलने वाला है और साथ में जो एनर्जी जो है वो बाहर निकलने वाली है, ठीक है। तो ये तीन काम यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। ये इनपुट हो गया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और आउटपुट क्या हुआ, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी आउटपुट हो गया है। यही जो एनर्जी है इसका उपयोग मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसका उपयोग मेरी बात सुनने के लिए कर रहे हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए कर रहे हो, अपनी सोना बाबू को जो मैसेज कर रहे हो कि तू रुक जा थोड़ी देर, कुमार गौरव सामने खड़ा हुआ है, जो उंगलियां चल रही हैं आपकी, उसमें भी यही एनर्जी काम आ रही है। हमारी पूरे बॉडी में जो भी कार्य होता है, चाहे हम लोग श्वास ले रहे हैं, चाहे हम लोग सो रहे हैं, चाहे हम लोग चल रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे हलटन कर रहे हैं,
कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी आती है वो यहाँ से आती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है, अभी रिएक्शन लिखाऊंगा आपको इसकी जो है, उससे ये कन्वर्ट करता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये काम करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या, इसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। ये आपको आगे भी एक बार आएगा। ठीक है, जब मैं आपको रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां बात वापस करेंगे इसकी, पर एक बार अभी लिखते हैं हम लोग जो है। देखो मैंने कहा रिएक्शन लिखते हैं इसकी। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि भाई मैंने लिया ग्लूकोज, क्या लिया, मैंने ग्लूकोज लिया, मतलब C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है, क्या होता है, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, C6H12O6 जो है इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स होता है ग्लूकोज जो है, अरे हमने रोटी खाई रसगुल्ला, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसको तोड़ना है हमको, किसके अंदर, आपके जो सिंपल जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ना है। ठीक है, ये जटिल अणु होता है, कैसा होता है, यह आपके जटिल अणु होता है, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने कहा आपसे इसके पास क्या आ गई है, मैंने श्वास ली, श्वास लेने से ऑक्सीजन जो गैस है वो मेरे अंदर प्रवेश कर गई। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है छापना, इसके बाद जो है यह कार्य कहाँ पर चल रहा है, यह कार्य जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा वहां पर चल रहा है। ठीक है, यह कार्य जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा वहां पर चल रहा है ना, यह कार्य वहां पर चल रहा है। इससे मैंने कहा आपसे ये टूटेगा, CO2 गैस में टूट जाएगा, आपके जल बनाएगा, और साथ में जो एनर्जी जो है उसको रिलीज करने वाला है। ठीक है, साथ में 36 ATP जो है वो रिलीज करने वाला एनर्जी के फॉर्मेट में। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एनर्जी, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया है, जो हम लोग छोड़ देते हैं ना, जो हम लोग छोड़ते हैं वो कौन सा है, CO2 गैस है। ठीक है, और ये हमारा जल हो गया है जो हमारा बाहर निकलता है बॉडी से। ठीक है, तो मैंने कहा C6H12O6 आपके, अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जहां इधर जितना कार्बन है उतना कार्बन इधर होना चाहिए। ठीक है, C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 6 बच्चों आपके, 6 कार्बन आपके, तो यहाँ भी 6 कर दीजिए कार्बन ना, 6 कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है आपके वो 6 और 2 12 हो गए, और एक 13 हो गया। ठीक है, यहाँ कितनी आपके, यहाँ 6 और 2 12 हो गया, और साथ में आपके कितना, आपके साथ में जो है ये 6 18 हो चुका है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस कीजिए, यहाँ भी 6 लगा लीजिए ना, 6 लगा दीजिए, 6 और 2 12 और 6 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपके 12 हो गए, यहाँ भी आपके 12 हो गए। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। देखो ये बड़ा अणु था ना, कॉम्प्लेक्स था, इससे मैंने कहा इससे सिंपल अणु जो है वो बन गए। ठीक है, इससे क्या हुआ आपके, इससे जो है आपके यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है सरल अणु जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, तो सिंपल जो मॉलिक्यूल है तैयार हो चुके हैं। तो पहली बात तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखो जब भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल अणु बनते, सुनना, जब भी जहां भी आपके साइंस के अंदर कॉम्प्लेक्स अणु से सिंपल अणु बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग जो है, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको छापना है। ठीक है, जब भी जटिल से सरल बनेगा तो उसको हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। अरे रसगुल्ला आपको याद करना है, आपको कट कट कट, आप याद कीजिए, कट कर दिया ना, कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया ना, मतलब काट दिया। ठीक है, बड़ा अणु था, इसको काट दिया, कट 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 कर दिया ना, तो कैटाबोलिक बोलते हैं। ठीक है, कट कट कर दिया, कैटाबोलिक बोलेंगे ना। जटिल अणु को काट दिया, क्या बन गया, सरल बन गया। ठीक है, कट कर दिया, आपने रोटी खाई, काट दिया रोटी को आपने ना, सरल अणु बना दिया। ठीक है, तो वो हो गया कैटाबोलिक। ठीक है, तो कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, आपके जटिल को कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना कैटाबोलिक होता है। ठीक है, जटिल को सरल बनाना कैटाबोलिक होता है ना, इसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह पूरी जो रिएक्शन है क्या होती है, यह रेस्पिरेशन होता है ना, इसे हम लोग श्वसन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, कभी भी सवाल आपसे पूछ ले कि जो रेस्पिरेशन जो है वो कैसी रिएक्शन होती है,
रेस्पिरेशन जो है वह कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कीजिए ना, नोट कीजिए। सॉरी, अब लिखिए, एक ग्लूकोज के अणु से 36 एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है। चाय पी रहा हूं, थोड़ी एनर्जी लेता हूं मैं भी, है ना। आपको तो नहीं पीनी चाय, ठीक है। लिखा आपने। अब ऐसा करो, इस रिएक्शन को उल्टी कर दो आप लोग, है ना। मतलब इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं बेटा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि ऐसा कीजिए, यह बच्चों मान लीजिए पेड़ ने CO2 गैस ली है, साथ में हमने पेड़ को जल दे दिया, ठीक है। मान लो बच्चा ये पेड़ है, ठीक है, इसमें CO2 गैस ली है और साथ में इसको जल भी हमने दे दिया, ठीक है। तो यहां पर जो पत्तियां आएंगी, यहां जो फल आएंगे, इस फल के अंदर जो है वो फूड आने वाला है। भाई फल लगेंगे, इसके अंदर CO2 गैस ऊपर से ले रहा है, जल नीचे से ले रहा है, यहां पर जो फल लगेगा उस फल में ग्लूकोज होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्ट होगा किसमें, आपके कन्वर्ट होने वाला है किसमें, C6H12O6 में, और साथ में हमें O2 गैस देने वाला है, ठीक है। देखो पेड़ पौधे CO2 गैस को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 गैस लेते हैं, H2O लेते हैं, और साथ में यहां पर जो है ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में O2 गैस को निकालते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे अगर इसको उल्टा कर दे दोस्तों, हम इसको उल्टा कर दें आपके, तो 6CO2 + 6H2O + C6H12O6 + 6O2 जो है, अगर इसको ऐसा कर दूं मैं यहां पर, तो ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग यहां पर सूर्य लिख दीजिए, सन का होना जरूरी है यहां पर। और ये जो रिएक्शन होती है कहां पर होती है, रिएक्शन जो है वो पादपों के अंदर, जो प्लांट होते हैं उसके अंदर आपकी रिएक्शन जो है वो हरित लवक में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। यह रिएक्शन जो पादप है उसमें हरित लवक में होती है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें होती है, ठीक है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होती है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यह रिएक्शन कौन सी है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं ना। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इसी को हम लोग फोटो सिंथेसिस बोलते हैं ना, फोटो सिंथेसिस कहते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपके कौन सी, यही आपके प्रकाश संश्लेषण आपके हो गया। अब बताओ मुझे यहां पर इधर की ओर कैसे अणु है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, सिंपल दोस्तों, यहां पर CO2 H2O सिंपल अणु है यहां पर। तो इधर की ओर कैसे अणु है, इधर की ओर जो यहां पर सरल अणु है ना, सरल अणु है, ठीक है। और यहां पर ग्लूकोज मतलब कॉम्प्लेक्स अणु है ना, इधर जटिल अणु है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अणु है। तो मैंने आपसे कहा अगर काटना हो बच्चों तो कैटाबोलिक होगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैटाबोलिक बोलते हैं। अगर सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या बोलते हैं, इसको एनाबोलिक बोलते हैं, कहते हैं एनाबोलिक, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे इसको हिंदी में याद नहीं करना आपको ना, इसको हिंदी में याद, हिंदी कंफ्यूजन है बच्चा ना, याद मत करना, ठीक है। मैंने कहा आपसे सरल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एनाबोलिक बोलते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसे हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है,
प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसके द्वारा ही, यही वो क्रिया है जिसके द्वारा जो प्लांट होते हैं वह भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये भोजन हो गया, ये भोजन हो गया हमारा, ग्लूकोज हो गया, तो लिखना इसी के द्वारा पादप जो है, पादप भोजन निर्माण करते हैं ना, पादप भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे, जो पौधे हैं वह भोजन निर्माण किससे करते हैं? इससे ही करते हैं। ठीक है, तो मेरा देखो ये सारी बातें है ना आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली है ना, ये सारी बातें एग्जाम पेपर में मिलेंगी आपको सीधा सीधा ना। कभी सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, लिख लो इस पॉइंट को, यहां लिखिए, नोट लिखिए आपके, लिखिए लिखिए नोट, ऐसे लिखिए, श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वह 1/, प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। ये जानते हो ना आप, इसको जो मैंने लिखा है इसका मतलब जान गए आप लोग। इसका मतलब ये है बच्चों, श्वसन जो है, श्वसन प्रकाश संश्लेषण का विपरीत होता है। श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो मैंने पूछा आपसे, जो रेस्पिरेशन जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो है इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, रेस्पिरेशन जो है वह जो प्रकाश संश्लेषण है इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, तो हाँ मतलब कुछ भी जो पेड़ पौधे का जो भोजन होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं ना। ग्लूकोज तो एक टर्म है बच्चा ना, टर्म लिया हमने। ठीक है, तो लीजिएगा, देखो ये दोनों रिएक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अभी सवाल कैसे बनने वाले हैं वो चेक कराऊंगा आपको। ठीक है, ये रेस्पिरेशन हो गया यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। ठीक है, रेस्पिरेशन ये आपके सामने यहाँ पर है, जो कहाँ पर होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण पूछो कहाँ पर होता है, ये हरित लवक में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कराऊं आपको, देखना, चलो नोट कीजिए मेरे साथ में, लिखो यहाँ पर श्वसन और यहां लिखो प्रकाश संश्लेषण। देखो आपसे सवाल पूछूं आपसे कि जो रेस्पिरेशन जो होता है वह किस में होता है, क्या केवल पादपों में होता है? नहीं बच्चों, भाई जो भी जिंदा इंसान, जो भी जिंदगी, जो भी जिंदा है उसमें क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन होता है। जो भी जिंदा है, चाहे लिविंग जो भी है, सजीव जो भी है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, जो भी जिंदा है, जो भी सजीव है वो श्वास लेगा। आप और मैं भी श्वास ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी श्वास ले रहे हैं। आपको पता नहीं है फिर भी बता रहा हूं आपको, पेड़ पौधे श्वास लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो दोनों में होता है। किसमें? यह जो है वह जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। ठीक है, मतलब कि सजीव के अंदर, सजीव जो भी होगा उसमें होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हमारे अंदर नहीं होता, वो केवल प्लांट के अंदर, कहाँ, जो पादप जो होते हैं उसमें होता है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं उसमें होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, केवल प्लांट में होता है ना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, यह रिएक्शन कहां पर होती है? यह रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यह वाली कहां होती है? यह वाली जो है वो हरित लवक में होती है। कहां होती है? हरित लवक में होती है। ठीक है, यह वाली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यह वाली कहां? हरित लवक में होती है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे, हाँ 38 एटीपी होता है बेटा, रुक जाना बताऊंगा, चिंता मत कर। 38 होता, 2 एटीपी जो है वो और रिएक्शन होती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तो यह रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यह वाली कहां पर होती है? यह वाली हरित लवक के अंदर होती है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, यह जो रिएक्शन होती है वो एनाबोलिक होती है। कैसी होती है? एनाबोलिक होती है। अभी मैंने पढ़ा है, सॉरी, कैटाबोलिक होती है। कैसी होती है? कैटाबोलिक होती है। अभी लिखा है मैंने आपको, यह रिएक्शन कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, और यह जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? यह होती है एनाबोलिक रिएक्शन। कैसी होती है? एनाबोलिक होती है। मतलब कि यहां पर जटिल अणु जो है वो सरल अणु में कन्वर्ट होंगे। यहां पर सरल अणु जो है वो जटिल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे यहां पर, अगर आपसे पूछूं आपसे कि
हमें दोस्तों, अगर हमें पूछूं आपसे, रेस्पिरेशन में सवाल पूछता है आपसे, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस जो है वो इनहेल करेंगे, आप और मैं कौन सी गैस को लेंगे? O2 गैस को लेंगे। मेरी बात सुनना, रेस्पिरेशन में हमेशा O2 गैस को ग्रहण करते हैं। लिख लो, रेस्पिरेशन में O2 जो गैस होती है, इस O2 को ग्रहण करते हैं ना, O2 को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में जो CO2 गैस होती है उसको हम एक्सेल करते हैं, मतलब कि उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो CO2 गैस होती है, इसको हम लोग छोड़ते हैं ना, CO2 को हम लोग क्या करते हैं, इसको उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसको एक्सेल करते हैं ना, छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन चाहे मनुष्य में हो चाहे पादपों में हो, O2 गैस को इनहेल करेंगे और CO2 गैस को एक्सेल करेंगे। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो पादप जो होते हैं, अभी सवाल लिखाऊंगा देखना ना, CO2 आपके जो ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपके, इसमें CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और जो O2 गैस होती है इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसका ये उत्पाद के रूप में सामने आती है, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सवाल पूछता है एग्जाम वाला आपसे, सवाल पूछता है एग्जाम वाला, सवाल यहां लिख रहा हूं, सवाल पूछता है पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। सवाल ऐसा आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 O2 गैस, ऑप्शन नंबर बी CO2 गैस, ऑप्शन नंबर सी CO गैस, ऑप्शन नंबर डी N2 गैस। बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ मुझे, O2 CO2 CO N2, कौन सी गैस जो है हम लोग छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं? देखो, मैंने फिर कह रहा हूं आपसे CO2 मत, मैं फिर आपसे कह रहा हूं रेस्पिरेशन जो होगा उसमें हमेशा O2 गैस को लेंगे, CO2 को छोड़ने वाले हैं। चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में रेस्पिरेशन के अंदर जो है O2 गैस को लेंगे, CO2 को छोड़ेंगे, फिक्स बात है। कभी भी सवाल आपसे ये पूछे ना कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें कौन सी गैस लेंगे, उसमें CO2 लेंगे, उसमें O2 छोड़ेंगे, इसमें ये होने वाला है। ठीक है, बाकी रेस्पिरेशन कोई भी करे, आप करो या मैं करूं, कोई भी करे रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन कोई भी करे, यह गैस O2 को लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। ठीक है, O2 लेंगे CO2 छोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, O2 लेंगे CO2 छोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। रिफ्रेश करो फटाक से। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या लफड़ा है? क्लास रुक रही है क्या? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तुम्हें पता भी नहीं लगता है क्या? क्लास रुक रही है क्या? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। यहां से क्लास ठीक चल रही है ना? बताओ मुझे, कुछ लोग बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास रुक रही है, ऐसा हो रहा है क्या? अब ठीक हो गई है ना? चलो, तो ये रिएक्शन थी, प्रकाश संश्लेषण हमारा, श्वसन हमारा आपके सामने। इसके अलावा
रेस्पिरेशन और प्रकाश तुम्हें बिल्कुल पता नहीं लगता है ना? क्या? रेस्पिरेशन और फोटो सिंथेसिस ये आपके सामने हो गया ना? रिफ्रेश करो कमेंट फटाक से। अब ठीक चल रही है नहीं चल रही है बताओ, आगे बढ़े? ठीक चल रही है अब? यह डायग्राम आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, देख लो। रेस्पिरेशन में O2 गैस को लिया, CO2 को छोड़ दिया है ना? और जो हमारा प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें CO2 को लिया, O2 को छोड़ दिया। दोनों पॉइंट आपके सामने। इसको 2 4 5 बार ट्राई करना घर पर आप लोग, है ना, बनाना डायग्राम को। ये एग्जाम में नंबर दिलाने वाली चीज है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एक चैप्टर था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पर जो है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी बातें आपके सामने यहाँ पर पूरी हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया वाली बातें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं, रुक जाइए। एक मिनट मैं खुद चेक कर लूं। आप बना लीजिए फोटो को, यह लिख लीजिए दोनों में अंतर जो है। वैसे हमारी ओर से ठीक चल रही है क्लास, पर पता नहीं, हो सकता है बीच में कोई 1 आध सेकंड के लिए बफरिंग होगी हो। बाकी क्लास ठीक चल रही है हमारी ओर से ना। हमारी ओर से क्लास ठीक चल रही है ना। बीच में रुक गई थी शायद एक बार कोई 1 आध सेकंड के लिए, पर अब ठीक हो चुकी है, ठीक है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, हमने जो पढ़ा है आपको अभी तक वो चेक कीजिए आप लोग। हमने शुरुआत करी इस डायग्राम से, उसके बाद हम आए किसकी ओर, कोशिका झिल्ली की ओर आ गए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टार्ट किया, कौन कौन से 3 कोशिकांग होते हैं वो बात की हमने, डबल लेयर वाली। उसके बाद हम लोग जो है मैट्रिक्स की ओर, आईटीपी की ओर आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो है रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो बात करी हमने। उसके बाद जो है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें अंतर क्या होता है वो हमने बात करी, ठीक है। यहां तक हम लोग जो है पहुंच चुके हैं ना, यहां तक हम लोग जो है पहुंच चुके हैं, ये आपके सामने हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अगर बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सवाल सवाल पूछा गया सवाल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अगर इसमें से मैं जो ऊपर वाली जो लेयर है इसकी वो हटा दूं, अगर इसमें से मैं आपके, तो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो बाहरी परत होती है, इस बाहरी परत को अगर मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो जो झिल्ली रहित, जो बाहरी झिल्ली रहित जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यह सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बाहरी झिल्ली रहित जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जो है वो बोलते हैं, लिखना, उसे हम लोग माइकोप्लास्ट बोलते हैं, माइकोप्लास्ट। उसे हम लोग माइकोप्लास्ट बोलते हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगर हमने जो बाहरी झिल्ली है उसको हटा दिया, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बचेगा उसे हम लोग जो है माइकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइकोप्लास्ट बोलते हैं, ये आपको छाप लेना है ना। रेस्पिरेशन में बात करेंगे, 38 जो एटीपी है उसकी बात करेंगे। 36 एटीपी वो होती है जो हम श्वास लेते हैं, जहां पर O2 होता है उसमें बनती है, ठीक है। 2 एटीपी ऐसी होती है जो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के बनती है, जहां ऑक्सीजन नहीं होता है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन बोलते हैं, एनारोबिक रिएक्शन बोलते हैं ना। वहां 2 एटीपी बनती है, 36 एटीपी जो है आपके वो एरोबिक में बनती है। उस पर बातचीत हम करेंगे अभी, जब हमारा रेस्पिरेशन आएगा वहां बात करेंगे, ठीक है। चिंता ना करना आप लोग, है ना। अब बढ़िया आप लोग लिखिए, लिखिए 3rd नंबर लिखना, 3rd लिखिए लाइसोसोम।
लिखिए लाइसोसोम। सवाल पूछूं आपसे, इसकी खोज करने वाले कौन थे आपके? डी डुबे। कौन थे? डी डुबे जो है, बोलते हैं ना तेरा इश्क मुझे ले डूबा ना, तेरी मोहब्बत ले डूबी मुझे ना, ले डूबा। तो डी डुबे साहब जो है खोज करने वाली इसकी लाइसोसोम की। इसे बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं हम लोग कोशिका की सुसाइडल बॉम्ब, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको ना, कोशिका की आत्मघाती थैली इसे बोलते हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। मतलब बच्चों मान लो ये सेल है, ठीक है, और यहां पर ये लाइसोसोम है। अब ये जो सेल है वो आपके डैमेज हो चुकी है ना, यह सेल जो है डैमेज हो चुकी है, यह लाइसोसोम को ये बात पता लग चुकी है ना, यह बच्चों खुद फट जाएगा, एटम बॉम्ब की तरह खुद को नष्ट कर देगा, खुद को समाप्त कर देगा इस सेल को हटाने के लिए ना। तो इसलिए बोलते हैं इसको कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, खुद को नष्ट करने वाला सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग कहते हैं ना, इसको हम लोग जो है सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एटम बम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है एटम बम कहते हैं। खुद फटेगा ना, ये ना क्षतिग्रस्त जो कोशिका होती हैं का पाचन कर देता है ना, उसको डैमेज जो सेल होंगी उन्हें हटाने का काम करता है कौन? आपकी ये करता है, ठीक है। इसलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। इसलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। ये सारी बातें आपके सामने, ठीक है। जो कोशिका है उसका सफाई कर्मी कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। इसके अलावा मैंने कहा आपसे एटम बम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डी डुबे साहब इसकी खोज करने वाले थे। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछूं जो लाइसोसोम है इसका, आप लिखिए इसको एक बार, है ना, नंबर हो गया थर्ड, है ना, नंबर थर्ड, ठीक है। अब लिखिए नंबर फोर्थ लिखना, अंतः प्रद्रव्य जालिका। मैंने बनाया था ना शुरुआत में, अंतः प्रद्रव्य जालिका। याद कीजिए बच्चों, मैंने कहा था आपसे, देखो यह हमारा हो गया कोशिका, यह हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया यहां पर। इसके यहां मैंने बनाई थी कुछ ऐसे, आपके ऐसे बनी हुई थी, है ना, याद है क्या आपको? ठीक है। और मैंने कहा था आपसे दो टाइप की होती है ना, एक जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसे बोलते हैं रफ, है ना, क्या बोलते हैं उसको? रफ कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे? हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कहा ये दो टाइप का होता है। देखो यह पूरा सेल में फैला होता है, न्यूक्लियस से कोशिका झिल्ली जो है वहां तक होता ही है, केवल एक नहीं होता बच्चा, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। तो इसका काम क्या है? इसका काम है यहां कोई सूचना है तो सूचना को यहां पहुंचा देना, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन अंग का काम करता है, ठीक है। लिखिए यह जो है परिवहन जो अंग है उसकी तरह काम करता है, ठीक है, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है ना, ठीक है। लिखना, मैंने कहा आपसे बच्चों ये दो टाइप का होता है, कितने? ये दो टाइप का होता है। वो टाइप कौन कौन सी होती हैं आपके? इसकी खोज करने वाला कौन? पोर्टर, है ना, खोज करने वाला पोर्टर है। यह दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। एक होता है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, एक होता है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। एक होता है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, एक होता है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। पूछूं आपसे
खुरदरी जो है उसमें क्या होता है ना, इसमें जो राइबोसोम है वो उपस्थित होता है, ठीक है, राइबोसोम मिलता है, इसमें राइबोसोम नहीं मिलता, ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। देखो जहां पर भी राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन का निर्माण होने वाला है। फिर सुनिए, जहां पर भी राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन जो है इसका निर्माण होने वाला है, ठीक है, जहां पर भी राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन जो है इसका निर्माण होने वाला है, ठीक है। और जहां बच्चों राइबोसोम नहीं होगा वहां पर लिपिड बसा जो है, जिसको चर्बी कहते हो आप लोग, जो है चर्बी का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर किसका, यहां पर जो है लिपिड बोल दूं मैं इसको, या बसा कह दूं मैं इसको, या चर्बी कह दूं मैं इसको, इसका निर्माण यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो लिपिड बसा चर्बी जो है उसका निर्माण यहां पर होने वाला है। बताइए, लिखिए फटाक से। अंतः प्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। परिवहन अंग की तरह होता है, ये ट्रांसपोर्ट की तरह होता है, खोज करने वाला पोर्टर था ये। और दो टाइप का होता है, एक टाइप रफ होता है, एक टाइप स्मूथ होता है। और रफ वाले को राइबोसोम कहते हैं हम लोग जो है, स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर होता है, जहाँ जहाँ राइबोसोम, जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन, वहाँ वहाँ प्रोटीन, ठीक है। और रफ में प्रोटीन निर्माण होता है, और जो आपके स्मूथ जो ईआर होता है वो आपके लिपिड जो चर्बी जो है वसा जो है उसका निर्माण करता है, ठीक है। लिखो फटाक से। देखो कोई भी साइंस स्टार्ट करेगा ना तो उसमें कोशिका पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं जानता हूं आपको आता होगा। अगर आपको कोई नई बात मिल रही है सीखने को तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में दिल भेज कर ना। 80S की बात करेंगे बच्चा ना, चिंता मत करो ना, 80S की बात भी करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर लिपिड होता है बेटा ना, स्मूथ में लिपिड होता है, ठीक है। चले, स्मूथ में लिपिड होता है बेटा ना। चलो लिखो राइबोसोम, लिखो 5वां नंबर राइबोसोम। आपने, मैंने डायग्राम बनाया, आपने देखा होगा वहां जो राइबोसोम है उस डायग्राम में ना आपको जो है, ये न्यूक्लियस था हमारा, ये हमारा अंतः प्रदवी जालिका हो गई। इसमें यहां पर कुछ इस प्रकार से दाने के रूप में मिलता है ना, पार्टिकल्स के रूप में। मतलब पूछूं आपसे, इस कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, वो है राइबोसोम। लिखिएगा, यह है राइबोसोम, है ना। जो राइबोसोम होता है ना, सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है, राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा, राइबोसोम, ठीक है। ये पार्टिकल के रूप में होता है। खोज करने वाला पैलेट है ना, जो खोज करने वाला था वो पैलेट साहब थे, इसलिए इसको पैलेट कण बोलते हैं, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। प्रोटीन निर्माण काम है इसका, प्रोटीन निर्माण काम इसका ना। इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है ना, झिल्ली रहित होता है, लेयर नहीं होती है ना, जो झिल्ली रहित होता है। इसको, इसी को प्रोटीन बनाता है आपके, इसलिए इसको कोशिका का इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका जो है इसका इंजन कहते हैं। जो कोशिका सेल जो होती है उसका इंजन कहते हैं किसको, आपके राइबोसोम को। लिखिए फटाक से, राइबोसोम। लिखो राइबोसोम।
लिखो राइबोसोम। एक बच्चा पूछ रहा है, ये बात लिख लीजिए आप लोग, जो एक बच्चा पूछ रहा है कि जो जो हमारा लाइसोसोम है, एक बच्चा पूछ रहा है सर जो कोशिका है जो है, जो ये मैंने कहा ना, एक जो डैमेज सेल होती है उनका पाचन करता है। देखो पाचन के लिए बच्चों एक एंजाइम चाहिए होता है। कोई भी हमारी बॉडी में पाचन होगा तो उसमें एंजाइम चाहिए होता है। बच्चा पूछा सर इसमें कौन सा एंजाइम होता है ना, तो लिख लो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लिख लो इस पॉइंट को। पाचन करने के लिए एंजाइम कौन सा आपके जो पाचन होता है इसके लिखना आपके, इसमें लिखना, इसमें पाचन के लिए लिख लो, पाचन के लिए हाइड्रोलिटिक, वैसे लाइटिक होता है बेटा ना, ये ऐसा होता है ठीक है, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है पाचन के लिए, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ठीक है। लिखना इस पॉइंट को। कौन कौन जानता था बताओ, कौन कौन नहीं जानता, कौन कौन जानता है बताओ। देखो जहां भी पाचन होगा बेटा वहां पर ये एंजाइम, वहां पर कोई ना कोई एंजाइम तो होगा ही होगा। तो बच्चे का सवाल था कि यहाँ जो पाचन है, अब आप ऐसे लिखोगे तो कितना मजा आएगा मुझे है ना, कि गुरुजी ये पॉइंट रह गया मैंने लिखा दिया आपको ना, तो ऐसा करा करो आप लोग है ना। जो पाचन है उसके लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम होता है, ये आपको छापना है। अब बच्चा पूछ रहा है सर प्रोकैरियोटिक जो है उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, देखो ये सवाल आया ना। अब लिखिए मेरी बात को, चलिए आगे बढ़िए। ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने लाइसोम में। अब मैं आ रहा हूँ राइबोसोम की ओर ठीक है। देखो जो राइबोसोम है वो जो हमारा जो कोशिका केंद्रक युक्त होती है जिसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जो केंद्रक रहित होती है उसको प्रोकैरियोटिक। याद करो पहली क्लास याद है, कैरियो मतलब केंद्रक होता है। अगर केंद्रक नहीं है, डेवलप नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। याद कीजिए, याद होगा आपको। एक बच्चे का सवाल है तो डिस्कस करते हैं। यहां पर जो है लिख लीजिए, नोट लिखिए, नोट। देखो मैंने कहा कि जो कोशिका जो होती है, जो सेल होती है, वो केंद्रक के आधार पे दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन कौन से बेटा, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। हम पढ़ चुके हैं इसको अगर आपको याद हो तो। यूकैरियोटिक, देखो अगर पूछूं आपसे कि केंद्रक विहीन कौन सा होता है, केंद्रक विहीन होती है प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं होता है ना, और जिसमें केंद्रक होता है वो होती है यूकैरियोटिक है ना, केंद्रक युक्त होती है। लेकिन ना इसमें जो है, इसमें 70S राइबोसोम होता है, और इसमें 80S राइबोसोम होता है। आप और मैं किस में आते हैं, आप और मैं इसमें आते हैं। भाई हमारे कोशिका में केंद्रक है बच्चों, जीवाणु जो होते हैं वो इसमें आते हैं ना, आप और मैं किसमें, इसमें आते हैं ठीक है। लिखिएगा, देखिए जंतु हो गया, पादप हो गए, ये सारे इसमें आते हैं ठीक है। जंतु पादप इसमें आते हैं, जंतु पादप इसमें आते हैं। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि जंतु या पादपों में कौन सा राइबोसोम होता है, 68, 70S, 80S, 90S, तो कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर है ना। तो 80S होता है उसमें। बताओ यह बात कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है ना, बताओ यह बात कौन कौन जानता है।
कि जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उसमें 70s होता है, ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होती हैं उसमें 80s होता है। लिखो इस पॉइंट को। लिखो केमल वो तो आरबीसी की बात अलग है बेटा, है ना। आरबीसी की बात करेंगे वो तो भी ब्लड में बात करेंगे ना। केवल ये लिखो आप तो ना, प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें आपके उसमें 80s होता है, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं, चलो। क्रेब्स, थोड़ा शांति रखो, है ना, अपने अंदर की जो बायोलॉजी की जो आत्मा है उसको शांत रखो, है ना, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा आपको सारी बात, है ना। जब बायोलॉजी एंड करूं तब बोलना मुझे ना, क्योंकि कुछ बातें हम रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं बेटा ना। हर चीज यहाँ थोड़ी पढ़ाऊंगा, हम कोशिका पढ़ा रहे हैं, सेल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। अब लिखो आप लोग जो है, लिखो लिखो गोल्जी कोय। गोल्जी कोय, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको ना, इसी को गोल्जी बॉडी। इंग्लिश में जो काय जो वर्ड है उसको इंग्लिश में बॉडी कहते हैं ना, देखो गोल्जी बॉडी। कई लोग तो भाई साहब इतना ज्ञान भर के बैठे हैं ना कि गुरुजी बस तुम ये सवाल छोड़ दो, ये मैं बताऊंगा ना। कई लोग ऐसे भी हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं 10 साल से, क्या करें, क्योंकि काम के बात नहीं पढ़ रहे हैं। अब क्रेब सर्किल के बारे में पूछ रहा है बच्चा, वो बच्चा जब श्वास लेंगे छोड़ेंगे वहां बात करेंगे उसके बारे में ना, चिंता मत कर तू, है ना, वहां बात करूंगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपसे 1% तो अधिक जानते ही होऊंगा, तो आप हौसला रखो, विश्वास रखो, सारी बातें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लिखिए गोल्जी को है। देखो बच्चों, गोल्जी को याद है आपको, मैंने बनाया था, है ना, याद होगा। इसकी खोज करने वाला यही बंदा है, कैमिलो गोल्जी, उसी के नाम पर नाम है ना। जो कैमिलो गोल्जी साहब है उन्हीं के नाम पर नाम है। ये इसकी खोज करने वाले है ना, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी खोज करने वाले। देखो जो पादप जो होते हैं उसमें यह छोटे रूप में होता है, इसलिए इसका नाम डिक्टियोसोम होता है। लिखो, जो पादप होते हैं, पादप में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, पादप में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, खूब पूछता है एग्जाम वाला। पादप में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। और लिखना, यह हमारी जो बॉडी है उसमें से जो भी चीज बाहर निकालनी होती है, गोल्जी बॉडी उसको उठाती है और लेकर जाती है, और जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर फेंक के आती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मुख्य श्रवण अंग, बोलते हैं सिक्रेशन पॉइंट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मुख्य, इसको बोलते हैं मुख्य श्रवण अंग कहते हैं, ठीक है, मेन सिक्रेशन ऑर्गन। मतलब कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने वाला अंग है। लिखो, कभी सवाल पूछे आपसे, जो गोल्जी बॉडी है पादप में उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। सवाल बड़ा खतरनाक है। गोल्जी बॉडी को जो पादप है उसमें डिक्टियोसोम बोलते हैं। मैं लिखाऊंगा बच्चा, जब आपको रसधानी लिखाऊंगा, जब आपको रिक्तिका लिखाऊंगा, वहां लिखाऊंगा कि जो इसकी जो लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। चिंता मत करो, लिखाऊंगा ना, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, बस जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना है आपको, है ना। तो गोल्जी को है जो है, गोल्जी बॉडी जो है, कैमिलो गोल्जी खोज करने वाले थे। पादप में डिक्टियोसोम बोलते हैं इसको। ये मुख्य सिक्रेशन पॉइंट होता है, जो चीज बाहर निकालनी होती है उसको लेकर जाने वाला पार्ट यही होता है, ठीक है। लिख लीजिए। एक लिखिए आप लोग तारक का है। लिखिए तारक का है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं ना। तारक का है सेंट्रोसोम। लिखना, इसकी खोज करने वाला कौन है, इसकी जो खोज करने वाला है वो है बोबेरी।
बोबेरी साहब इसकी खोज करने वाले हैं ना। यह केवल और केवल केवल जंतु कोशिका जो है उसमें मिलता है। यह केवल आपके एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट में नहीं मिलता। इसका काम होता है सेल डिवीजन करना। इसका आकार है बेलनाकार, सिलेंडर फॉर्म में ना। और कार्य होता है इसका कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीजन करना। देखो पादप में क्यों नहीं होता है ना, खोपड़ी में सवाल था तो आपके गुरुजी पादप में क्यों नहीं होता। देखो मैंने बोला काम इसका सेल डिवीजन करना है। भाई आप और मैं दोस्तों वो लोग हैं, आप और मैं जो है उसमें वो हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास स्किन जो है वो हमारी सिक्योरिटी करती है। हम लोग कपड़े पहनते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो उनका मजबूत तना होता है। अगर तना मजबूत नहीं होगा तो वो लोग उखड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। तो वहां पर सिक्योरिटी के लिए मजबूत तना होता है। यस या नो? बिल्कुल यस बात है, मजबूत तना होता है वहां पर, है ना। अब दोस्तों कोई सेल मर गई, मान लो कोई कोशिका मर गई। अब उस कोशिका को अगर मैं वहां से निकाल फेंकूंगा, मार दूंगा, तो तना मजबूत कैसे होगा। जो बाहरी जो तना मजबूत होता है उसमें मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल होती हैं उसमें ना, वो तना मजबूत करती हैं। अगर सेल डिवीजन हो गया तो तना मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पादप जो होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, पादप में सेंट्रोसोम नहीं होता है, और जो हम हैं उसमें सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, नोट करना। इसलिए पादप जो होते हैं उसमें लाइसोसोम भी बड़ी छोटी मात्रा में होता है ना पादपों के अंदर। ठीक है, ये जंतु वाला पॉइंट पूरा हुआ हमारा। एक केंद्रक के बारे में बातचीत हम अलग से करेंगे ना, न्यूक्लियस के बारे में बातचीत अलग से करने वाले हैं। न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, उसका एक अलग टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, ये केंद्रक हमारा यहाँ पर, ये हमारा जंतु कोशिका पूरी हो चुकी है यहाँ पर। अब हम पादप की ओर चलते हैं। ठीक है, जो पादप है उसकी ओर आते हैं ना। देखिए पादप में जो एक काम की चीज है हमारे वो है लवक। प्लांट में है काम की चीज कौन सी है, वो है हमारा लवक, प्लास्टिड कहते हैं इसको। प्लास्टिड बोलते हैं ना, लवक। यह केवल पादपों में होता है ना, यह जो है केवल पादपों में, जंतुओं में नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। मान लो जिसका आकार, जिसका रंग सफेद रंग है उसे बोलते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, याद कीजिए। ल्यूकोप्लास्ट, इसे हम लोग अवर्णी लवक बोलते हैं। जिसका कोई रंग ना हो वो आपके अवर्णी लवक, उसे व्हाइट भी बोल सकते हो आप लोग। इसे हम व्हाइट बोलते हैं, सफेद होता है ये। आपने कभी चेक किया गेहूं का दाना तोड़ना, उसको बीच में से व्हाइट व्हाइट होता है अंदर से ना। जो गेहूं का दाना जो होता है उसको तोड़ोगे अगर बीच में से तो व्हाइट व्हाइट निकलेगा। जहां पर भी फूड स्टोर होता है वो अधिकांश चीजें व्हाइट होती है ना। गेहूं में फूड स्टोर है, गेहूं में भोजन स्टोर है, उसको तोड़ोगे आप लोग व्हाइट व्हाइट आएगा, उसे हम बोलते हैं फूड स्टोर। ठीक है, तो जो फूड स्टोर का जो लवक है वो कौन सा आपके, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है आपके, यहाँ पर जो है फूड स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर खाद्य पदार्थ जो है इसका संचय होता है। ठीक है, संचय होता है इसका ना, इसको बोलते हैं फूड स्टोर। यहां पर जो फूड है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब पादपों में अलग टाइप से होता है, जंतुओं में अलग टाइप से होता है। जो पादप है वहां पर जो फूड स्टोर है वो स्टार्च के रूप में होता है। जो मैंने कहा ना आपसे कि
कि तोड़ेंगे तो अंदर जो होता है स्टार्च, मांड कहते हैं इसको ना। जंतुओं में जो फूड स्टोर है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। लिखिएगा, जो पादप है इसमें जो फूड स्टोर है लिखना, वो होता है स्टार्च के रूप में, जिसको मांड कहते हैं आप और मैं। जंतु जो होते हैं इसमें होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। लिख लो अनाज, एग्जाम्पल लिखिए इसका, अनाज। जो वीट है जो ग्रेन है, जो अनाज ग्रेन है, जो गेहूं है, वो सारे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। जहां फूड स्टोर होता है वो सारा इसमें आता है, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया। जिसका रंग हरा हो बच्चा, जिसका रंग कैसा हो, जिसका रंग हरा हो उसे हरित लवक बोलते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसका काम होता है फूड का निर्माण करना, क्योंकि इसके अंदर एक चीज होती है उसको बोलते हैं पर्णहरित। इसमें क्या होती है, इसमें होती है, पहली बात तो दोहरी झिल्ली युक्त होता है ना, और इसमें होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित। पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल इसमें मिलता है, और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है, और यहीं पर भोजन का निर्माण होता है। जो पादप है उसमें भोजन का निर्माण यहीं पर होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन निर्माण यहां पर होता है। बताओ, सवाल पूछो आपसे, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? बताओ, पर्णहरित जो है उसमें कौन सी धातु मिलती है? छापना आपको ना, पर्णहरित जो है उसमें कौन सी धातु मिलती है वो आपको छापना है, ठीक है। ठीक है, थर्ड देखना, जिसके बहुत सारे रंग होते हैं उसे वर्णी लवक बोलते हैं। भाई टमाटर में अलग होगा, नींबू में अलग होगा, सेब में अलग होगा, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का आपके नारंगी, रंग अलग अलग होंगे, तो उसमें अलग अलग लवक होने वाले हैं, ठीक है। रंग इनके कारण ही होते हैं ना। जो रंग होता है, कोई भी सब्जी आप देखते हो, कोई भी फल देखते हो, जो रंग उसमें होता है उसका रंग इससे होता है, वर्णी लवक से होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। मैंने कहा आपसे, जो रंग होता है वो इससे डिसाइड होता है, ठीक है। कलर जो होता है वो इससे डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे टमाटर जो है उसमें लाइकोपिन लवक होता है। कौन सा? टमाटर जो है उसमें जो लाल रंग होता है इसका, वो लाइकोपिन से होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन से होता है। जो गाजर हमारी होती है, जो कि मतलब नारंगी टाइप की जो होती है गाजर जो है, उसका रंग किस होता है? उसका रंग बीटा कैरोटीन से होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन से इसका रंग होता है, ठीक है। जब बच्चे पैदा होते हैं, देखना, उनको बोलते हैं कि भाई, जो बच्चा पैदा होता है उसमें बोलते हैं कि भाई ये इसका जो आंखों का रंग है वो पीला होता है ना, हल्का हल्का, मतलब उसको पीलिया होता है, जॉन्डिक्स होता है, ठीक है। उसमें बोल देखना, आप जब आप रिपोर्ट लेते हो तो वहां लिखा आता है कि इसमें बिलुरुबिन कितना है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, वो पीलिया के लिए होता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन अब बिलुरुबिन में कन्वर्ट होता है तो पीलिया होता है। जो रक्त है हमारा, उसका जो रंग है वो लाल से कैसा होता है? लाल से उसका रंग कैसा हो जाता है? आपके येलो होता है, तो उसको बोलते हैं आपके अब बिलुरुबिन। तो लिखिएगा, जो हमारा, जो मैंने कहा आपसे, जो जो पीलिया में जो पीला रंग होता है ना, जो पीलिया होता है, जॉन्डिस जो होता है, जो उसमें येलो कलर जो होता है वो बिलुरुबिन से होता है, ठीक है। और जो हमारा जो मूत्र होता है, यूरिन जो होता है, उसमें जो पीला रंग होता है, हल्का पीला जो रंग होता है,
ये होता है यूरोक्रोम वर्णक। देखिए जो यूरिन होता है हमारा, जो उसका हल्का पीला रंग होता है, वो होता है कौन सा आपके, वो होता है हमारा कौन सा, यूरोक्रोम वर्णक से होता है। ये एग्जाम वाला पूछता है आपसे ना, एग्जाम वाला पूछता है आपसे कि टमाटर, गाजर, पीला रंग पीलिया वाला और मूत्र वाला। रिफ्रेश करो भाई, टाइम देखो, कमेंट कौन सा टाइम का आ रहे हैं। बिल्कुल, देखना मैग्नीशियम धातु होती है ना, यहां लिख लीजिएगा, धातु कौन सी होती है, मैग्नीशियम। देखो आपने पढ़ा तो बहुत होगा, पर सारा सिस्टम, मूत्र में बदबू क्यों आती है, अभी बताऊं बदबू क्यों आती है। हम वर्णक पढ़ रहे हैं बेटा, मूत्र नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों मूत्र कर रहे हो हर जगह हम वर्णक पढ़ रहे हैं ना, तो मूत्र का रंग की बात कर रहे हैं, बदबू की बात नहीं कर रहे। जब दोस्तों हम, जब जो हमारा जो यूरिया है, यूरिन जो है, वो जब किस में, वो जब आपके अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो जो मूत्र जो होती है उसमें हल्की तीक्ष्ण गंध आती है ना, शार्प एकदम गंध आती है, जो कि पब्लिक टॉयलेट में अधिक आती है। वहां पर मूत्र पड़ा रहता है इसलिए वहां पर अधिक आती है, ठीक है। जो अमोनिया कर्ण आती है ना, वहां लिखाऊंगा, तो चिंता कर रहे हो आप लोग जो है ना, चिंता मत करो, वहां लिखाऊंगा, ठीक है। लिखो फटाक से। लिखो लिखो। सॉन्ग सुना दो, सही बात है। तुम शादी में आए हो मेरे, है ना, तुम लोग बारात में आए हो मेरी। लिख लिया। लिख लिया। अब बेटा सॉन्ग तिरंगा बैच में थे ना, अब नहीं है बैच में सॉन्ग, है ना। मिर्च में लाल रंग कैसा होता है, लिखाऊं क्या, लिख लो, मिर्च वाले लिख लो। लिखो मिर्च में लाल रंग, कहां लिखूं, आगे लिख दूं क्या, यहीं लिख लो। लिखो मिर्च में लाल रंग, मिर्च में लाल रंग, कैप्सनेथिन, कैप्सनेथिन जो है, कैप्सनेथिन जो है छापना, जो मिर्च होता है उसमें लाल रंग इससे आता है, ठीक है। जो मिर्च है, जो चिली है, जो रेड चिली है आपका, जो उसका रेड रंग है, वो किससे होता है, कैप्सनेथिन से होता है ना। जो कैप्सनेथिन है, इससे मिर्च का लाल रंग होता है, ठीक है। लिख लीजिए, मिर्च जो है उसका लाल रंग किससे होता है,
कैप्सनथिन से होता है। किससे होता है? कैप्सनथिन से होता है, ठीक है। तो मिर्च का लाल रंग कैप्सनथिन से होता है ना, लिखिए आप लोग। चलो, तो ये हमारा लबक हो गया है ना। एक राजधानी के बारे में लिख लो, वैक्यूल जो है उसके लिख लो, आपके जो रिक्तिका है ना उसके बारे में लिख लो, रिक्तिका लिखो, रिक्तिका। वैक्यूल कहते हैं इसको ना, वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग राजधानी कहते हैं, राजधानी। तो वैक्यूल, राजधानी, रिक्तिका एक ही बात है, ठीक है। देखो, इनका जो पादप जो होते हैं प्लांट में, इनका आकार बड़ा होता है। पादप में जो आकार है इनका बड़ा होता है, ठीक है। मैंने कल बनाया था आपको कि जो पौधे हैं, जो प्लांट था उसमें, जो प्लांट था इसमें सबसे बड़ा जो आकार किसका होता है, वो होता है किसका? आपके रिक्तिका का होता है, ठीक है। ये होता है जो प्लांट है उसमें सबसे बड़ा आकार इसका होता है, पादप का, ठीक है। इसमें पानी भरा होता है, जल जो है इसमें स्टोर रहता है, जल स्टोर रहता है इसमें, ठीक है। और जो इसकी जो लेयर होती है ना, बताओ कौन बताएगा आप में से? बताओ, जो रिक्तिका है, जो वैक्यूल है, जो राजधानी है, इसकी लेयर को क्या बोलते हैं? जो इसकी लेयर होती है उसे किस नाम से जानते हैं? बताओ। जो रिक्तिका होती है, जो वैक्यूल होता है, जो इसमें लेयर जो होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? ये सवाल आया हुआ है बेटा, सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो रिक्तिका है, जो लेयर है हमारा, उसमें जो उसकी ऊपरी जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? बताओ। बताओ, जो लेयर जो है किसकी? रिक्तिका जो वैक्यूल है, इसकी जो लेयर होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, बताओ, कोई तो बताओ एक आध। जो बताएगा वो मेरी बारात में जाएगा ना। हाँ, सोबित का ठीक आंसर है। चलो सुनाओ, कम और रिफ्रेश करो। नेहा का भी ठीक है, सुप्रिया का भी ठीक है। और तुम तो जानते हो यार, मैं हल्के में ले गया तुमको, तुम हमें हल्के में लेने वाले नहीं हो ना। लिखो टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोलते हैं ना। टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं ना वैक्यूल के बारे में। अब हम लोग जो है कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कल हम लोग जो है, आगे बढ़ जाओ, टोनोप्लास्ट बोलते, ठीक है। कल हम लोग केंद्रक, डीएनए, आरएनए, ये पढ़ने वाले हैं ना। आराम से पढ़ाऊंगा आपको, केंद्रक, डीएनए, आरएनए, सब कुछ लिखाऊंगा, जो भी काम की बातें होंगी हमारे इनके बारे में, ठीक है। तो कल हम पढ़ने वाले इसके बारे में, केंद्रक, डीएनए, आरएनए। कल क्या बार है? शुक्रवार है कल, कल शनिवार है। कल भी क्लास आपकी होगी ठीक है, कल छुट्टी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हमारी थोड़ा टाइम गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। कल भी क्लास आपकी होगी, है ना, कल क्लास होगी, ठीक है। कल भी हम 1 घंटे पढ़ने वाले हैं, केंद्रक, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो कल हम ये पढ़ लेंगे। उसके बाद मंडे को जो है, परसों टेस्ट होगा आपका ना, संडे को टेस्ट होने वाला आपका, जो 3 टॉपिक रहेंगे हमारे। फर्स्ट आपके शब्दावली, सेकंड हमारा जो ब्रांचेस, शाखाएं, और जो कल्चर है उसका, थर्ड हमारा कोशिका जो है, सेल है। इनका टेस्ट संडे को आपका होने वाला है, ठीक है। संडे को टेस्ट इसका होगा ना। कल भी क्लास आपकी होगी, है ना, कल छुट्टी नहीं होगी, क्लास भी होगी, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट, आप सभी को खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलूंगा आपसे, कल क्लास होगी, छुट्टी नहीं, थप्पड़ मारूं, कल क्लास होगी, ठीक है। किसी ने भी छुट्टी करी तो महादेव की सौगंध, समझ रहे हो ना,
कल क्लास होगी है ना, कल भी आना है, कल गाना सुनाऊंगा आपको, ठीक है। कल आना है, कल सुबह 6:30 बजे भी आना है, शाम को 3 बजे भी आना है, ठीक है। 1 घंटे पढ़ाऊंगा पर आना जरूर है ना। केंद्रक डीएनए आरएनए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का, वो कल पढ़ लेंगे हम लोग है ना। मंडे को हम लोग जो है जो कुछ हमारा जो पोषण पदार्थ होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को हम लोग पाचन तंत्र पढ़ लेंगे है ना। फिर उसके बाद हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा। आप मान लेना 15 डेज क्लास आपकी किसकी, बायोलॉजी की होने वाली है। फिर मैं एक दिन आपको बायोलॉजी के 500 सवाल कराऊंगा, सुन लो, जो मैंने पहले नहीं करवाए थे। एक दिन मैं आपको बायोलॉजी के 500 सवाल पढ़ाने वाला हूं। वन लाइनर सवाल आपके होंगे, क्वेश्चन उसका आंसर वो पढ़ाऊंगा एक दिन आपको। 500 क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी रिवाइज करवा दूंगा, ये आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, जय हिंद, थैंक यू।